हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एजैक्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एजैक्स होता क्या है, ये काम किस तरीके से करता है, इसकी यूज़ या इसका इंपॉर्टेंस क्या है और XML HTTP रिक्वेस्ट होता क्या है और XML HTTP रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके कौन कौन से मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं। वैसे तो यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, लेकिन XML HTTP रिक्वेस्ट कोर ऑफ एजैक्स होता है। बिना इसके एजैक्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सबसे मेन पोर्शन होता है एजैक्स के लिए। इसके बाद एजैक्स के साथ हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ, और एजैक्स को हम यूज़ करेंगे PHP एंड MySQL डेटाबेस के साथ। यानी कि हम डेटाबेस में CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, डेटाबेस में डेटा के साथ मैनिपुलेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं व्हाट इज एजैक्स से। एजैक्स स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एजैक्स का जो फुल फॉर्म है वो है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। इसके फुल फॉर्म के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले जानते हैं ये है क्या। एजैक्स बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई, XML हो गया, HTML हो गया, JSON हो गया, इन सारी टेक्नोलॉजीज को हम कंबाइनली यूज़ करते हैं जिससे हम अपने वेब सर्वर के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकें। डेटा एक्सचेंज करने का मतलब हुआ कि डेटा को सेंड करना या रिसीव करना, ठीक है, किसी तरह की क्वेरी करना डेटाबेस के साथ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो डेटा एक्सचेंज होता है वो एसिंक्रोनसली होता है, ठीक है। अब एसिंक्रोनसली डेटा एक्सचेंज करने का मतलब अगर हम सिंपली कहें तो बैकग्राउंड में डेटा को सेंड या रिसीव करना, ठीक है। आपको डेटा सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए अपने सर्वर पे आपका जो पेज होगा वो बार बार रीलोड नहीं होगा या रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म बनाया, ठीक है, उस फॉर्म में आपने डेटा फिलअप किया, फिर सेंड बटन पे आप क्लिक करते हो, फिर हमारा पेज रीलोड होता है और वो डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। और इसके बाद हमें कोई अलर्ट देखने को मिलता है कि हाँ योर डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि बैकग्राउंड में हो, यानी कि हमारा पेज रीलोड ना हो बल्कि डेटा पहुंच जाए, ठीक है, जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करें हमारा पेज रीलोड हुए बिना हमारे फॉर्म का जो डेटा है वो डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाए, हमारे सर्वर पे चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए हम एजैक्स यूज़ करते हैं। एजैक्स एसिंक्रोनस कॉल्स के लिए ही फेमस है, यानी कि पेज को बिना रीलोड किए आप अपने वेब पेज का जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हो। आपको वेब पेज में कोई भी चीज़ें अपडेट करनी होंगी तो उसके लिए आपको बार बार पेज को रीलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसे आपने देखा होगा फेसबुक में आपको मल्टीपल टैब्स मिलते हैं, जैसे होम टैब होता है या नोटिफिकेशन टैब होता है, तो आप जब नोटिफिकेशन टैब पे क्लिक करते हो तो पूरा पेज रीलोड नहीं होता। जहाँ पे हमें पोस्ट वगैरह दिखती हैं उसकी जगह पे हमें नोटिफिकेशन दिखने लगती है। तो सिर्फ कंटेंट, एक पार्ट वेब पेज का चेंज होता है, पूरा वेब पेज बार बार रीलोड नहीं होता। तो इस तरह के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए एजैक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसी चीज़ के लिए ये फेमस है, ठीक है। एजैक्स असल में नॉन ब्लॉकिंग कॉल्स को सपोर्ट करता है। नॉन ब्लॉकिंग कॉल क्या होती हैं कि जैसे मान लीजिए आपने बहुत ढेर सारी लाइन ऑफ कोड लिखे, ठीक है, तो वो होता क्या है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। जब तक पहला नहीं हुआ होगा एग्जीक्यूट तो दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन एजैक्स के केस में क्या होता है कि एक बंडल ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, पहला हो रहा है तो हो रहा है लेकिन दूसरा भी एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है, ठीक है। तो मल्टीपल कोड्स एक साथ रन कर सकते हो आप कंबाइनली बैकग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं पड़ता है एजैक्स में। उसके अलावा एजैक्स हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, HTML, XML, JSON ये सारी चीज़ें कंबाइनली यूज होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो एसिंक्रोनस का मतलब तो आप समझ गए कि बैकग्राउंड में डेटा को भेजना। जावास्क्रिप्ट इसके नाम में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 90% काम जावास्क्रिप्ट से ही होता है, ठीक है। एंड XML क्या है? XML असल में डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है, ठीक है। XML और JSON दो तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट हैं जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। XML के बारे में अगर हम बात करें तो XML में जो डेटा होता है उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे कस्टम टैग्स होते हैं, यानी कि आप अपने से कोई भी टैग बना सकते हैं। बुक नाम का एक टैग बनाया है, इसके अंदर नेम नाम का एक टैग बना दिया है, ऑथर नाम का एक टैग बना दिया और लैंग्वेज नाम का टैग बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक बुक के बारे में डिटेल दी हुई है जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा ये डेटा रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है। दूसरी तरफ हम जेसन की बात करें तो जेसन में कुछ इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा ही दिखता है, ठीक है। बस इसके बारे में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इसमें की और वैल्यू दोनों को डबल कोट्स में लिखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको जेसन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है या होता क्या है वो, तो आप जो है एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जब भी हम एजैक्स को यूज़ करते हैं तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है वो रिक्वेस्ट भेजती है सर्वर को, यानी कि आपको अगर कोई भी डेटा सेंड करना है सर्वर को या मान लीजिए रिक्वेस्ट करना है सर्वर से, तो एजैक्स में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही ये चीज़ होती है।
और उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जो भी रिक्वेस्ट वो भेजता है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा सर्वर का, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स को वो इंटरप्रेट करेगा, समझेगा और उसके बाद जो करंट स्क्रीन होती है हमारी उसको वो अपडेट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डॉम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो डॉम मैनिपुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपको एजैक्स अच्छे से यूज़ करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एजैक्स सिंक्रोनसली कम्युनिकेट्स विद द सर्वर यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो एजैक्स होता है वो एसिंक्रोनसली काम तभी कर पाता है जब हम यूज़ करते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सर्वर के साथ डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए हमें XML HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ करना पड़ता है। ये होता क्या है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा इसका ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं लेट एक वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर के बाद XML HTTP रिक्वेस्ट फंक्शन ब्लॉक क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से XML HTTP रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो फिलहाल के लिए एक छोटा सा ये एग्जांपल है कि किस तरीके से XML HTTP रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इसके बारे में अभी हम आगे बाद में देखेंगे ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ एजैक्स की, कि एजैक्स किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड पे होता है हमारा वेब एप्लीकेशन है या हमारी वेबसाइट, उसके दूसरे एंड पे होता है हमारा सर्वर जिसके साथ हमें कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है। तो डेटा सेंड या रिसीव करने के लिए यहाँ पे हमारे बीच में एक होता है एजैक्स इंजन। एजैक्स इंजन असल में कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एजैक्स का ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। एजैक्स का जो भी कोड होता है यहाँ पे उसी को हम एजैक्स इंजन कह रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई इवेंट अकर हुआ, हमने फॉर्म को सबमिट किया या मान लीजिए हमने टैब को चेंज किया, ठीक है। तो हुआ क्या, एक इवेंट अकर हुआ और वो इवेंट ने क्या किया, एजैक्स इंजन को ट्रिगर किया कि देखिए हमने टैब को चेंज किया है या मान लीजिए हमने फॉर्म को सबमिट किया है। फिर एजैक्स ने क्या किया कि XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या किया, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि देखिए हम ये चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। सर्वर को बता दिया कि हम ये चीज़ चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वर ने हमारी रिक्वेस्ट को समझा और उसके बाद हमें एक रिस्पांस दिया। तो रिस्पांस हमारा आया जेसन या XML में, ठीक है। जेसन या XML के बारे में जैसा कि हमने पहले ही बताया था, डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट। तो डेटा हमारा आएगा जेसन या XML के फॉर्मेट में। उसके बाद एजैक्स उसको रीड करता है, उसको समझता है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमने मांगा होगा, ठीक है, फिर हमारा जो वेब पेज होता है उसमें अपडेशन होता है, ठीक। तो एजैक्स क्या करेगा, इवेंट को संभालेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, डेटा का जो रिस्पांस आता है उसको संभालता है, उसके बाद जो वेब पेज होता है हमारा उसको अपडेट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा जो एजैक्स होता है वो काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजैक्स की। तो एजैक्स बेसिकली डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके कंटेंट बार बार चेंज होते रहें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन को ओपन करते होंगे या फेसबुक ओपन करते होंगे, तो आप चाहे एक एक मिनट के बाद भी ओपन करें उस चीज़ को, तो होता क्या है कि हर बार आपको एक नया कंटेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह के एप्लीकेशंस डायनेमिक एप्लीकेशंस कहलाते हैं। तो इसी तरह के एप्लीकेशंस को बनाने में एजैक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके अलावा एजैक्स की हेल्प से हम बिना वेब पेज को रिलोड किए डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एजैक्स की खासियत है। उसके अलावा जो एजैक्स होता है उसकी हेल्प से हम जो मल्टीपल वेब पेज के पार्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग पोर्शंस को अपडेट कर सकते हैं अपने वेब पेज के, कि एक पूरे वेब पेज को रिलोड करने के बजाय उसके छोटे छोटे पार्ट्स को सिर्फ चेंज कर सकें हम, ठीक है। सिर्फ एक पोर्शन का कंटेंट चेंज हो, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि साइड बार का कंटेंट चेंज हो या ऊपर का हेडर है उसी का कंटेंट चेंज हो, तो ये सारी चीज़ें हम एजैक्स की हेल्प से कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट मेक्स आवर वेब एप्लीकेशंस इंटरैक्टिव। ये हमारे वेब एप्लीकेशंस को इंटरैक्टिव बना देता है, क्योंकि देखिए जब बार बार पेज रिलोड नहीं होता है तो यूज़र को वेबसाइट को या वेब पेज को यूज़ करने में अच्छा लगता है, ठीक है। सिर्फ कंटेंट चेंज हो, ना कि पूरा जो है बार बार पेज रिलोड हो। अब जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह या अमेजोन में जब भी आप फिल्टर लगाते हैं तो प्रोडक्ट्स में जब भी आप फिल्ट्रेशन करते हैं तो प्रोडक्ट चेंज होता है, ना कि पूरा पेज रिलोड होता है। तो इससे क्या होता है कि यूज़र को यूज़ करने में अच्छा लगता है। अब अगर हमें 10 फ़िल्टर लगाने हैं तो 10 बार पेज रिलोड होगा, तो इससे क्या होता है, यूज़र इरिटेट होने लगेगा, ठीक है। तो इससे हमें एजैक्स बचाता है एंड मेक्स आवर वेब एप्लीकेशंस फास्टर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग ओनली वैल्यूएबल डेटा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि पूरा पेज मान लीजिए 4 MB का है, ठीक है, और जो कंटेंट हम चाहते हैं चेंज हो वो सिर्फ 1 MB का है। तो पूरा कंटेंट अगर हमारा रिलोड होगा तो वो 4 MB लेगा, लेकिन अगर 1 MB का जो कंटेंट हम चाहते हैं वो चेंज हो तो वो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो हमारा वेब एप्लीकेशन फास्टर काम करता है क्योंकि हम सिर्फ वैल्यूएबल डेटा को सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज XML HTTP रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, कि XML HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है। तो ये असल में एक API होती है, या इसे आप कोर ऑफ एजैक्स कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो अपने वेब सर्वर के साथ और बिना कि वेब पेज को रिलोड किए, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, बिना वेब पेज को रिलोड किए डेटा को चेंज करना या अपने वेब पेज को अपडेट कर देना या उसके डिफरेंट पार्ट्स को अपडेट करना,
तो ये सारी चीज़ें XML HTTP रिक्वेस्ट की वजह से हो पाई है। ठीक है, ये एक API है या इसे आप कोर ऑफ एजाक्स भी कह सकते हो। ये API असल में यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट जैसी बहुत सारी वेब ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के द्वारा, जिससे हम अपने वेब सर्वर के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकें। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऑल मॉडर्न ब्राउज़र्स जैसे कि हमारा फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, इसमें पहले से ये बिल्ट इन मौजूद होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एजाक्स को यूज़ करने के लिए XML HTTP रिक्वेस्ट को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा या कोई प्लगइन है ये। ठीक है, तो ये एक API है जो ब्राउज़र में पहले से मौजूद होती है। आपको क्या करना है, सिर्फ वेब ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि हमारी जावास्क्रिप्ट हो गई या VB स्क्रिप्ट हो गई, इनकी हेल्प से आपको इसे यूज़ करना है। ठीक है, और इसको यूज़ करके हमें अपने एसिंक्रोनस कॉल्स को सेंड या रिसीव करना है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बहुत सारे मेथड्स या फंक्शंस को प्रोवाइड करता है जिससे हम एसिंक्रोनसली डेटा को भेज सकें। ठीक है, ट्रांसमिशन मतलब भेजना या रिसीव करना। ठीक है, और उसके अलावा उसको मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा कि XML HTTP रिक्वेस्ट के API को यूज़ करना होगा, तो उसके लिए हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारे मेथड्स आते हैं या फंक्शंस आते हैं या आप कह सकते हो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। ठीक है, जिनको हमें सीखना पड़ेगा जिससे हम एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो पहला फंक्शन या मेथड है हमारा ओपन। ठीक है, इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, मेथड, URL, एसिंक। ओपन फंक्शन में हम ये बताते हैं कि हमें किस URL पे डेटा भेजना है, किस मेथड से भेजना है, गेट मेथड से भेजना है, पोस्ट मेथड से भेजना है या पुट मेथड से भेजना है, और हमें एसिंक्रोनसली डेटा भेजना है या नहीं भेजना है। ठीक है, तो ओपन फंक्शन में हम क्या बताते हैं कि डेटा कहाँ पे जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो मेथड होता है इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, इस तरह की। पुट और डिलीट तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम REST API वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद URL में हम क्या करते हैं, URL देते हैं कि कहाँ पे हमारा डेटा जाएगा। ठीक है, या कहाँ पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा www.example.com/bookings पे हमें भेजना है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट मारनी है हमें, या मान लीजिए हमने कहा कि न्यू file.php, हमारे लोकल सर्वर पे न्यू file.php है, यहाँ पे हमें एक रिक्वेस्ट मारनी है। ठीक है, तो डेटा कहाँ जाएगा या किस URL को हिट करना है हमें, वो हम ओपन मेथड में बताते हैं। और एसिंक में हम पास करते हैं ट्रू या फॉल्स, यानी कि हमें एसिंक्रोनसली भेजना है मीन्स ट्रू हम पास कर देंगे, अगर एसिंक्रोनसली नहीं भेजना है तो हम फॉल्स पास कर देंगे। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि XHR का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट को अगर हम शॉर्ट में कहें तो XHR कहा जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने जब एग्जाम्पल दिया तो वहाँ पे एजाक्स लिया था और यहाँ पे XHR लिया है, जिससे थोड़ा समझ में आया हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, XHR वेरिएबल के थ्रू हमने ओपन फंक्शन को कॉल किया। हमने कहा कि हमें गेट रिक्वेस्ट मारनी है न्यू file.php पे और एसिंक्रोनसली मारनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एसिंक्रोनस कॉल मार पाएंगे न्यू file.php पे, वो भी गेट मेथड के थ्रू। ठीक है, अगर मान लीजिए यही चीज़ पोस्ट में करनी होती है हमें, तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, हमने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और उसके बाद हमने ओपन फंक्शन में इस बार गेट के बजाय पोस्ट लिख दिया और यहाँ पे URL मान लीजिए हमने चेंज कर दिया। ठीक है, हमने कहा examples.com/bookings पर हमारा डेटा जाए पोस्ट मेथड की हेल्प से। ठीक है, और एसिंक्रोनसली जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू पास किया। तो ओपन फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे के फंक्शंस को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सीरियल वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ओपन फंक्शन पढ़ा दिया आपको, जहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि गेट मेथड या पोस्ट मेथड किस मेथड की हेल्प से हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, किस URL पे हमारा डेटा जाएगा, एसिंक्रोनसली जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक, तो ये हो गया ओपन फंक्शन। इसके बाद आता है सेंड। ठीक है, कि अब हमें रिक्वेस्ट मारनी भी है ना, जैसे ओपन फंक्शन में सिर्फ हम ये बता रहे थे कि कहाँ पे डेटा भेजना है या कहाँ से डेटा रिक्वेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे सेंड फंक्शन क्या करेगा, वो क्वेरी सेंड कर देगा। ठीक है, या रिक्वेस्ट मार देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके से लिखा जाता है सेंड को। तो एक होता है सेंड ब्लॉक सिर्फ। ठीक है, दूसरा होता है सेंड के अंदर हम कुछ स्ट्रिंग पास करते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें गेट मेथड की हेल्प से रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो हमने फिर से XHR का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हमने ओपन फंक्शन कॉल किया। हमने कहा हमें गेट रिक्वेस्ट मारनी है न्यू file.php पे, और वहाँ पे एक काम करना, जब रिक्वेस्ट मारना तो एक इंडेक्स लेकर जाना ID नाम का, विच इज़ इक्वल्स टू 24, और इसकी वैल्यू 24 रहेगी। ठीक है, और एसिंक्रोनस कॉल रहेगी ये। उसके बाद हमने सेंड फंक्शन लगा दिया। ठीक है, यानी कि अब हमारी रिक्वेस्ट चली गई। ठीक है, ओपन मतलब कि कहाँ पे भेजना है और किस वैल्यू के साथ जानी थी। ठीक है, तो गेट में हमने कहा गेट के थ्रू भेजना है, न्यू file.php में भेजना है, और जब जाना रिक्वेस्ट मारना तो ID नाम का एक इंडेक्स ले जाना और इसकी वैल्यू 24 रहेगी। ठीक है, और उसके बाद सेंड फंक्शन सेंड कर देगा रिक्वेस्ट। ठीक, लेकिन यही चीज़ अगर मान लीजिए हमें पोस्ट में करनी हुई, पोस्ट मेथड की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि गेट मेथड में क्या होता है कि URL के थ्रू ही डेटा चला जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई सेंसिटिव डेटा होगा, तब हम क्या करेंगे, तो पोस्ट रिक्वेस्ट मारने का तरीका कुछ ऐसा होता है। हमने सबसे पहले XHR का एक ऑब्जेक्ट बना दिया,
फिर ओपन फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर हमने पोस्ट मेथड लिखा, फिर न्यू फाइल डॉट PHP, हमने फाइल का सिर्फ नाम लिखा, ठीक है। अभी हमने कोई भी यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया और ना ही हमें करना है, ठीक। फिर हमने ट्रू लगा दिया, हमने कहा कि हाँ एसिंक्रोनस कॉल करनी होगी हमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फंक्शन कॉल किया हमने, सेट रिक्वेस्ट हेडर, ठीक है। सेट रिक्वेस्ट हेडर, इसमें हमने कंटेंट टाइप दिया है एप्लीकेशन स्लैश एक्स माइनस www फॉर्म URL इनकोडेड, ठीक है, ये चीज़ दी है। यहाँ पे कंटेंट टाइप असल में हेडर डेटा है या आप कह सकते हैं मेटा डेटा है। ये बता रहा है कि आप किस तरह का कंटेंट भेजना चाह रहे हो। तो ये जो इसकी वैल्यू है एप्लीकेशन स्लैश एक्स माइनस www फॉर्म URL इनकोडेड, तो जब भी आप एक फॉर्म टैग लेते हो और फॉर्म में पोस्ट मेथड की हेल्प से डेटा भेजते हो ना, तो ये असल में बाय डिफ़ॉल्ट उसमें रहता है, हेडर में प्रेजेंट रहता है। तो जब भी आप डेटा सेंड करते हो पोस्ट मेथड से, तो उसका कंटेंट टाइप ये चीज़ पहले से ही डिफ़ॉल्ट रहती है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आगे जस्ट नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने सेंड फंक्शन में इस बार देखिए डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है पास इज इक्वल्स टू 24। अगर मान लीजिए हमें पोस्ट मेथड की हेल्प से पासवर्ड भेजना है, तो देखिए सेंड फंक्शन में हमें आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा, ठीक है। इस बार हमने जो वैल्यूज भेजी है किसमें भेजी है, सेंड फंक्शन में, ठीक है। तो पोस्ट का जब आप यूज़ करेंगे या पोस्ट मेथड की हेल्प से आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, तो आपको सेंड फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखना होगा अपना, ठीक है। उसके अलावा ये जो सेट रिक्वेस्ट हेडर है, इसको भी लगाना ज़रूरी है जब आप पोस्ट मेथड की हेल्प से रिक्वेस्ट भेजोगे। अब ये है क्या, अब हम पढ़ने जाएंगे। सेट रिक्वेस्ट हेडर फंक्शन करता क्या है कि मेटा इन्फॉर्मेशन या कह सकते हो हेडर्स पास करता है, ठीक है। जब भी आप किसी फॉर्म को सबमिट करते हो या अपना डेटा भेजते हो, तो ये क्या करता है, ये सर्वर को बताता है कि किस तरह का डेटा हमारा आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म URL इनकोडेड, ठीक है। जब हम ये हेडर लगाते हैं तो हम बताते हैं कि हाँ पोस्ट मेथड की हेल्प से डेटा आ रहा है, इसमें मोस्टली स्ट्रिंग वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कभी आपको इमेज अपलोड करनी होगी, तो आपको एक और हेडर लगाना पड़ेगा, कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है। अगर आप एजैक्स की हेल्प से इमेज को अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे इस हेडर को आप यूज़ करोगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सर्वर को बताएगा कि पोस्ट मेथड की हेल्प से जो डेटा आ रहा है उसमें इमेज भी है, ठीक है। उसका कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा है, यानी कि उसमें फाइल भी अपलोड हो रही है, ठीक। तो इस तरीके से होता क्या है कि हम हेडर इन्फॉर्मेशंस को भी भेज सकते हैं अपने सर्वर को, जिससे हम बता सकें कि किस तरह का हम डेटा आपको भेज रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कई केसेस में। तो फिलहाल हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है, मोस्टली हमें सिर्फ एक ही केस में यूज़ करना है कि जब पोस्ट मेथड की हेल्प से हम डेटा को सेंड करेंगे, तो यहाँ पर हम कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म URL इनकोडेड, इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बाकी आपका सेंड फंक्शन, और सेंड फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं सारे और उनकी वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अबॉर्ट फंक्शन। अबॉर्ट का मतलब होता है एजैक्स कॉल को एंड कर देना। तो इसको कॉल करने का सिंपल सा तरीका है XHR डॉट अबॉर्ट फंक्शन, ठीक है। आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा डॉट अबॉर्ट फंक्शन, तो जैसे ही अबॉर्ट फंक्शन कॉल होगा, आपकी जो एजैक्स कॉल होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ तक तो हमने XHR ऑब्जेक्ट के जितने भी मेथड्स या फंक्शन थे उनको कवर अप कर लिया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अभी तक हमने डेटा को सेंड करना सीखा, ठीक है, लेकिन डेटा को रिट्रीव करके डिस्प्ले करना ये चीज़ नहीं सीखी। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा कि XHR ऑब्जेक्ट की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने पढ़ लिया, यहाँ पे 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको अगर हमने पढ़ लिया तो डेटा मैनेजमेंट भी हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी से, जो कि है रेडी स्टेट। देखिए रेडी स्टेट का मतलब ये है कि XML HTTP रिक्वेस्ट, ये जो आपकी API है, ये किस स्टेट में है या इसका स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 3 गिनने पे सबको भागना है, रन करना है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही हम बोलेंगे 1, तो सभी लोग अपनी पोजीशन को ठीक करेंगे। जब हम 2 कहेंगे तो वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कि हाँ अब हमें भागना है, और जैसे ही हम 3 कहते हैं तो सभी क्या करते हैं, भागने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो आपकी API है, इसका भी कुछ स्टेटस होगा ना, इसका भी एक रेडी स्टेट होता है कि हाँ ये रिक्वेस्ट भेजने को तैयार है कि नहीं है, या रिक्वेस्ट भेज दी गई कि नहीं भेज दी गई, हेडर सारे लोड हुए कि नहीं हुए, उधर से कुछ रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, आपका जो रिस्पॉन्स आया है वो तैयार है डिस्प्ले होने को या नहीं है। तो ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट के स्टेटस हैं, इन्हीं को हम रेडी स्टेट के स्टेटस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम इसकी वैल्यूज़ दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू है 0, ठीक है। 0 का मतलब ये होता है कि आपका XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट वाली लाइन क्रिएट करने की लाइन जो होती है ऑब्जेक्ट को, वो लिख दी है, लेकिन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इनिशियलाइज नहीं हुई है। इनिशियलाइज होने का मतलब है कि ओपन फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि जब ओपन फंक्शन कॉल होता है तो हम बताते हैं ना कि हमें कहाँ रिक्वेस्ट मारनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज़ किस जगह पे करना है, किस URL को हिट करना है, तो ये चीज़ तो नहीं बताते ना। तो जब ये चीज़ नहीं बताए रहते हैं, तब तक जो XHR ऑब्जेक्ट की जो स्टेटस होता है या रेडी स्टेट होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे इसके बाद इसकी वैल्यू 1 तब होती है जब सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है।
अब स्टैब्लिश कब होगा? जब इसके साथ हम ओपन फंक्शन को कॉल कर देते हैं, यानी कि XHR ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने ओपन फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो जैसा ही ओपन फंक्शन कॉल होगा तो जो XHR का रेडी स्टेट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद टू तब होता है जब आपका सेंड फंक्शन कॉल हो जाता है। आपने जितने भी हेडर वगैरह सेट किए थे वो सेट हो गए हैं और सेंड फंक्शन क्या हुआ है? कॉल हो गया है, ठीक है। अब देखिए सेंड फंक्शन जब कॉल होता है तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि जैसे ही सेंड फंक्शन कॉल होगा तो आपको तुरंत ही डेटा मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे आपने रिक्वेस्ट तो भेज दी, ठीक है, आपने खाना ऑर्डर कर दिया लेकिन खाना बनने में टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 तब होती है जब आपने सेंड फंक्शन कॉल कर दिया है और सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है और आपने जो भी डेटा की डिमांड की है उसको जो है भेजने की तैयारी कर रहा, ठीक। इसके बाद 4 तब हो जाती है जब आपकी रिक्वेस्ट फिनिश हो जाए, सर्वर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। सर्वर ने कोई रिस्पॉन्स दिया, अब रिस्पॉन्स में क्या दिया उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है रेडी स्टेट, ठीक है, कि हम बताते हैं कि XML HTTP रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, ठीक है। ये जो हमारी API है उसका स्टेटस क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन रेडी स्टेट चेंज के बारे में। असल में ये एक इवेंट हैंडलर है जो तब कॉल होता है जब रेडी स्टेट की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करता है, या आप कह सकते हो ये इवेंट हैंडलर करता क्या है कि ये एक फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। यानी कि ऑन रेडी स्टेट चेंज करता क्या है कि एक फंक्शन को कॉल करता है जब भी रेडी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा जैसे ही डेटा सेंड हो, ठीक है, उसके बाद कुछ हो, ठीक है, चाहे वो कुछ लिख कर दे या कंसोल पे हम कुछ लॉग कराना चाहें, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑन रेडी स्टेट चेंज को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है इसका एग्जांपल जस्ट नेक्स्ट हम देने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब रेडी स्टेट की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी 0 1 2 3 4, तो ये बार बार ट्रिगर होता है। अब इसमें जो भी फंक्शन में आप जो चीज़ें कराना चाहो वो चीज़ें करा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेडी स्टेट की वैल्यू जब 4 हो जाएगी, डेटा हमारा रिसीव हो जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स हमारा आ जाएगा, तब मान लीजिए हमने कहा उसको कंसोल लॉग पे प्रिंट कराना है, तो ये चीज़ हम ऑन रेडी स्टेट चेंज की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एवरी टाइम अ स्टेप इज कंप्लीटेड इन रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग द वैल्यू ऑफ रेडी स्टेट प्रॉपर्टी विल बी चेंज्ड एंड हेंस ऑन रेडी स्टेट चेंज विल कॉल द फंक्शन। यानी कि जब जब एक स्टेप कंप्लीट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होने के बाद या सेंड फंक्शन कॉल होने के बाद या प्रोसेसिंग के टाइम या मान लीजिए जो डेटा है रिसीव होने के बाद, ठीक है, जितनी बार भी रेडी स्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी ये इवेंट हैंडलर कॉल होता रहेगा और ये एक फंक्शन को कॉल करेगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने कहा कि XML HTTP रिक्वेस्ट का एक क्या करो, ऑब्जेक्ट बना दो, इसके बाद ओपन फंक्शन गेट रिक्वेस्ट मारनी है। हमने कहा न्यू फाइल डॉट PHP पे ID इज इक्वल टू 24, ठीक है। हमने कहा कि न्यू फाइल डॉट PHP करेगा क्या असल में कि आपकी जो भी ID पास होगी यहाँ पे उसका सारा डेटा ला के दे देगा, ठीक है। मान लीजिए कोई यूज़र है जिसकी ID 24 है, उसका सारा डेटा ये ला के देगा, ठीक है। इसमें हम इस तरीके से कोड लिखे हुए हैं, ठीक, और इसको एसिंक्रोनसली हम मार रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा XHR डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, यानी कि जब भी रेडी स्टेट चेंज हो, ठीक है। अब रेडी स्टेट की वैल्यू देखिए, जैसे ही ये हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा तो 0 था, अभी तक 0 ही रहेगा। जैसे ही ओपन फंक्शन पे लाइन पे आएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 कब होगा? जब हम सेंड फंक्शन पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज, जब जब रेडी स्टेट चेंज होगा तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू एक फंक्शन कॉल हो रहा है कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट रेडी स्टेट, और रेडी स्टेट की पूरी वैल्यूज को हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे असल में इसका आउटपुट 0 से लेके 1 2 3 4 पूरा आएगा, ठीक है। 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो जब जब रेडी स्टेट 0 से लेके 4 तक जाएगा ये बार बार प्रिंट होता रहेगा। तो इसको भी अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ही। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस। स्टेटस का मतलब ये है कि HTTP की तरफ से रिस्पॉन्स कोड क्या आया है, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, जैसे इसकी वैल्यू 0 तब होती है जब आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई होती है, या मान लीजिए कि XML HTTP रिक्वेस्ट कोई एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई रहेगी तब तक इसकी वैल्यू 0 रहती है स्टेटस की, ठीक है। 200 तब हो जाती है जब आपको सक्सेसफुली डेटा मिल जाता है, आपकी क्वेरी सक्सेसफुली चल जाएगी, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, आपको आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाएगा। 403 होती है फॉरबिडन केस, यानी कि आपने किसी ऐसे डेटा की रिक्वेस्ट की है जो कि सर्वर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है, आप उसके लिए ऑथराइज्ड नहीं हो, ठीक है। 404 तब होता है जब पेज नॉट फाउंड हो, यानी कि हमने जिस पेज पे रिक्वेस्ट मारी है ओपन मेथड की हेल्प से वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो इन केसेस में हमारे इस तरीके के स्टेटसेस रिसीव होते हैं। तो मेन है हमारा 200, ठीक है, कि हमारा जो स्टेटस कोड ओके होगा अगर, ठीक है, तो ये बताएगा कि हाँ आपको एक अच्छा आउटपुट या आपके मन का जो डिजायर्ड आउटपुट था वो आपको मिल गया है। इसके बाद इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं एक साथ। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कहा ऑब्जेक्ट बनाओ,
ओपन फंक्शन कॉल करो, उसके बाद रेडी स्टेट चेंज, ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है और इस फंक्शन के अंदर हमने एक कंडीशन लगाई, इफ अगर रेडी स्टेट की वैल्यू 4 है। 4 का मतलब क्या है, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है और उधर से कुछ रिस्पांस आया है। अब रिस्पांस में क्या आया ये तो अभी हमें नहीं पता ना, तो रिस्पांस में अगर जो कुछ भी आया होगा, या मान लीजिए पेज नॉट फाउंड आया है, या मान लीजिए फॉरबिडन आया है, ठीक है, या मान लीजिए ओके आया है, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर देना, console.log पे स्टेटस को हम प्रिंट कर देंगे। अब बात आती है रिस्पांस की, तो रिस्पांस हमें दो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से मिलता है। यहाँ पे रिस्पांस टेक्स्ट नाम की एक प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, ये रिटर्न करेगी हमारे रिस्पांस को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पांस XML क्या करता है, हमें XML के फॉर्मेट में डेटा को भेजता है, ठीक है। तो हमें रिस्पांस मोस्टली ज़्यादातर जगह पे यूज़ करना पड़ता है रिस्पांस टेक्स्ट, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा ईजी पड़ता है इन केस ऑफ रिस्पांस XML, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिस्पांस टेक्स्ट का एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया, रिक्वेस्ट मारी, न्यू फाइल डॉट PHP पे ID 24 को एक्सेस करना, ठीक है। हमने कहा ऑन रेडी स्टेट चेंज, जब भी रेडी स्टेट चेंज हो तो एक फंक्शन कॉल हुआ। इस फंक्शन में हमने चेक किया कि अगर रेडी स्टेट, दिस डॉट रेडी स्टेट मतलब कि यही जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना XHR, इसका रेडी स्टेट अगर 4 है, ठीक है, मतलब आपने रिक्वेस्ट मार दी है, उधर से कुछ रिस्पॉन्स आया है और स्टेटस कोड 200 है, ठीक है, स्टेटस कोड अगर 200 है तो क्या करना, console.log कर देना XHR.response_text, यानी कि सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आया होगा यहाँ पे उसको console.log में प्रिंट कर देना, तो ये हमारा रिस्पॉन्स टेक्स्ट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। बाकी एट लास्ट में सेंड फंक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा हमेशा कि इनका जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में हमने इनको लिखा है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में आपको भी लिखना होगा। जैसे ओपन फंक्शन के बाद हमारा गेट रिक्वेस्ट हेडर्स वगैरह होता है ना, तो उसको ओपन फंक्शन के नीचे ही रखना है और सेंड फंक्शन के पहले, ठीक है। तो इस तरीके से जिस ऑर्डर में चीज़ें लिखी हुई हैं उसी ऑर्डर में लिखना होगा आपको, ठीक है। अब बात आती है हमारी प्रैक्टिकल की, तो शुरुआत करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करके एजैक्स को। इस वक्त हम जैम के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर एजैक्स नाम के फोल्डर में हैं। तो एजैक्स को रन करने के लिए हमेशा आपको एक लोकल सर्वर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बिना लोकल सर्वर के अगर आप एजैक्स को ट्राई करेंगे तो आप रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैम को यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे VS कोड के अंदर। यहाँ पर हम दो फाइल को क्रिएट करेंगे, पहली है हमारी learn.html और दूसरी होगी हमारी एक txt फाइल, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा कंटेंट लिखने वाले हैं। और हम करेंगे क्या कि जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया I am learning Ajax, और इस कंटेंट को हम फेच करा के दिखाएंगे एजैक्स के थ्रू, ठीक है, कि एजैक्स के थ्रू किस तरीके से इस txt फाइल का कंटेंट हम अपने वेब पेज पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक HTML की बॉयलर प्लेट मंगा ली है। हमें चाहिए एक बटन जिसके क्लिक करने पर हम चाहते हैं कि एक इवेंट अकर होगा जो डेटा को फेच करा के डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इस बटन की हमने एक ID दे दी है BTN। देखिए एजैक्स मोस्टली जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होती है, तो यहाँ पे जितना भी कोड लिखा जाएगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया है BTN नाम का, ठीक है, जिसमें हम फेच कराएंगे अपने BTN नाम की ID को, ठीक है। तो बटन की जो ID थी उसके बिहाफ पे हमने बटन को फेच करा लिया और उसमें एक इवेंट लिस्टर दे दिया क्लिक नाम का, कि जब भी उस पर क्लिक किया जाएगा तो रन एजैक्स नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर नीचे हम रन एजैक्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एजैक्स का पूरा हम कोड लिखेंगे, तो जब भी बटन पे क्लिक होगा तो रन एजैक्स नाम का फंक्शन कॉल होगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, जैसा कि हमने पढ़ा था, हम एक XHR नाम का वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जो कि XHR वेरिएबल में स्टोर हो गया। इसके बाद XHR के बिहाफ पर हमने ओपन फंक्शन को कॉल किया, हमने कहा गेट रिक्वेस्ट मारनी है हमें। इसके बाद किस फाइल पे या किस URL पे मारनी है, तो फाइल का नाम है myfile.txt। इसके बाद हमने कॉमा लगा के ट्रू लिख दिया, यानी कि हमें क्या करना है, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट मारनी है। इसके बाद हम सेंड फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। यहाँ पे हमें इस फंक्शन के अंदर बॉडी में कुछ भी नहीं पास करना है, यानी कि कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पोस्ट यूज करेंगे तब हम इसमें पास करके दिखाएंगे। इसके बाद हम एक इवेंट लिसनर को यूज करेंगे जो कि है हमारा ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है, जो कि ओपन और सेंड के बीच में रहेगा, ठीक है। हमने कहा जब भी रेडी स्टेट चेंज हो तो एक फंक्शन कॉल हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन में हमने कहा इफ चेक करना दिस डॉट रेडी स्टेट, यानी कि ये जो दिस कीवर्ड है ये टारगेट कर रहा है XHR के ऑब्जेक्ट को। हमने कहा कि जब भी रेडी स्टेट 4 की इक्वल होगा, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है और एक रिस्पॉन्स आ गया है, रेडी हो गया रिस्पॉन्स, ठीक है, और वो डिस्प्ले होने को तैयार है। एंड चेक करना, ठीक है, दिस डॉट स्टेटस, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आया है उसका स्टेटस क्या है। अगर स्टेटस इज इक्वल टू 200 है, यानी कि ओके है, ठीक है, इसकी मीनिंग होती है ओके। तो अगर आपका स्टेटस 200 के इक्वल है तो एक काम करना, कंसोल विंडो पे उसे प्रिंट करा देना। तो हमने कहा दिस डॉट, यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे जो हमारा रिस्पॉन्स टेक्स्ट है, ठीक है।
तो जो रिस्पॉन्स पे जो भी हमें कंटेंट मिलेगा वो हमारा कंसोल विंडो पे दिख जाएगा। अब इतने कोड को टेस्ट करते हैं। ब्राउजर पे आ जाएंगे, लोकल होस्ट /ajax लिख कर एंटर करेंगे। यहाँ पर अपनी HTML फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कंसोल विंडो को ओपन कर लेते हैं Ctrl+Shift+I करके। तो देखिए जैसे ही हमने गेट डेटा पे क्लिक किया तो यहाँ पर लेके आ रहा है आई एम लर्निंग एजैक्स। तो हमने एक दूसरी फाइल के डेटा को फेच कर लिया बिना पेज को रिफ्रेश किए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एजैक्स। तो इतना कोड लिखना हमने प्रीवियस एग्जांपल में सीखा ही था। अब मान लीजिए हमने कोई एरर कर दी, मान लीजिए हमने लिखा माई फाइल 2.txt, तब क्या होगा? तब देखिए हमने पेज को रिफ्रेश करके गेट डेटा पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमें 404 की एरर दिख रही है, ठीक है। जो हमारा HTTP का स्टेटस है वो 404 आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से डील करेंगे? तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए जो हमने दिस डॉट स्टेटस 200 लिखा है ना, आपको इसे हटा देना है, ठीक है। आप क्या करो, जैसे रेडी स्टेट जब 4 हो जाए, रेडी स्टेट 4 होने का मतलब ये है कि एक रिस्पॉन्स आ गया है। अब रिस्पॉन्स सही आया है कि नहीं आया है, रिस्पॉन्स में कोई एरर आई है कि नहीं आई है, ये चीज़ हमें चेक करना है ना। तो एक काम करते हैं, इस कोड को हटा देते हैं और इसके अंदर चेक करेंगे हम इफ़। हमने कहा अब इतने कोड को फिर से पेस्ट कर दो, ठीक है। इस कोड को पेस्ट कर दिया, हमने कहा चेक करना कि जब रेडी स्टेट 4 हो यानी कि रिस्पॉन्स रेडी हो तो चेक कर लेना कि अगर वो 200 होगा तब उसे कंसोल पे प्रिंट कर देना, वरना एल्स इफ चेक करना कि दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 404, यानी कि पेज नॉट फाउंड नाम की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। 404 का मतलब क्या होता है? पेज नॉट फाउंड। तो अगर ऐसी कोई फाइल नहीं होगी तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें पेज नॉट फाउंड, ठीक है, कंसोल विंडो पे। तो इधर आके रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए, अब जब हम यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है पेज नॉट फाउंड। लेकिन हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि अब भी जो रेड अलर्ट है वो तो दिख ही रही है, ठीक है। तो वो जो रेड अलर्ट है वो ब्राउजर के लिए है, लेकिन ये जो पेज नॉट फाउंड लिखा है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं यूजर को बताने के लिए कि आपने जिस फाइल को रिक्वेस्ट की है वो ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक h1 टैग ले लेते हैं, इसकी एक ID दे देते हैं कंटेंट। अब हम करेंगे क्या कि जो कंटेंट है हमारा, जो हम इसे कंसोल विंडो पे हम प्रिंट कर रहे थे ना, उसको वहाँ पे प्रिंट करने के बजाय HTML डॉक्यूमेंट में प्रिंट करेंगे हम। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि एक ID जिसका नाम कंटेंट है उसको हम क्या करेंगे, फेच कर लेंगे कंटेंट वाले वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। तो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो कंसोल विंडो में जहाँ पे चीज़ें प्रिंट करा रहे हैं इसके बजाय लिख देंगे कंटेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, तो दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। और इस ऊपर लाइन को चाहे कॉमेंट कर दीजिए चाहे यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा इसी चीज़ को हम नीचे फिर से लिखेंगे। अगर 404 होगा, ठीक है, कि पेज ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इस पूरे को सिंगल कोट में कर देते हैं, इसको कमेंट कर दीजिए चाहे हटा दीजिए, ठीक है। इसको सेव करने के बाद इधर ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए जब हमने गेट डेटा पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखे आ रहा है पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब यूज़र, जो नॉर्मल यूज़र है वो भी समझ जाएगा, और अगर कोई डेवलपर होगा तो वो कंसोल विंडो को देख के समझ सकता है। तो देखिए अब हम जब गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो HTML में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमने फाइल का नाम सही लिखा तो डेटा प्रिंट होकर आ रहा है, वरना लिख के आ रहा है पेज नॉट फाउंड, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फाइल में चेंजेस कर देते हैं तो भी यहाँ पे आके रिफ्रेश करने के बाद जो आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वही डेटा मिलेगा जो फाइल में था, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी कोड हैं, अब चाहे यहाँ पे जो स्टेटस है 404 वो फिजूल नहीं है, ठीक है, उसका भी अपना एक यूज़ है। जब API वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वैसे भी यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी वेबसाइट के ऐसे पेज को एक्सेस किया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे अक्सर आपको 404 की एरर देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम कोड को ज़रा पहले जैसा वापस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वापस लिख दिया दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 200। यहाँ पे नीचे वाले इफ ब्लॉक को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल कोड हो गया। अब एक काम करते हैं, ऊपर एक और कंडीशन देते हैं। हमने कहा इफ दिस डॉट रेडी स्टेट इज इक्वल्स टू 3, हमने कहा चेक करना जब रेडी स्टेट 3 के इक्वल हो। 3 कब होगा? जब हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में होगी, ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स रेडी नहीं हुआ होगा तब तक, ठीक है। तो हमने कहा कंटेंट में इनर टेक्स्ट में डाल देना प्रोसेसिंग, यानी कि जहाँ पे हमें कंटेंट लिख के आ रहा है उसके बजाय प्रोसेसिंग लिख के आएगा, और जैसे ही कंटेंट फेच हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम ब्राउजर पे आके गेट डेटा पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें प्रोसेसिंग लिख के नहीं आ रहा बल्कि लिख के आ रहा है आई एम लर्निंग एजैक्स। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो प्रोसेसिंग है ना वो इतनी जल्दी हो रही है कि हमें चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम मान लीजिए कंसोल पे प्रिंट करें, ठीक है, मान लीजिए रिस्पॉन्स और प्रोसेसिंग दोनों को हम कंसोल पे अगर प्रिंट करेंगे, ठीक है, तब देखते हैं हमें क्या देखने को मिलेगा। तो ऊपर हमने प्रोसेसिंग लिख दिया है कंसोल विंडो पे और नीचे वाले पे दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। इतना करके आ जाएंगे ब्राउजर पे, इसको किया रिफ्रेश, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्लिक किया तो देखिए हुआ क्या, ऊपर प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है, नीचे हमारा डेटा। तो चाहे आप जितनी बार भी इस पर क्लिक करें, ठीक है, पहले प्रोसेसिंग होगा उसके बाद डेटा। अब बात आती है कि ये प्रोसेसिंग के लिए हम क्यों चेक कर रहे हैं या इसकी क्या ज़रूरत है। तो मान लीजिए अगर आपको बटन पे कोई प्रीलोडर दिखाना है,
ठीक है, यानी कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो एक लोडर जो है गोल सा घूमता हुआ दिखे बटन पे, और जैसे ही डेटा पूरा फेच हो जाए तो बटन नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर आपको दिखाना होता है तो आपको दिस डॉट रेडी स्टेटस इज इक्वल टू 3 ही लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हमने कोड को फिर से नॉर्मल कर दिया है। अब एक काम करते हैं, जो रेडी स्टेट है उसके बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। हमने कहा ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो जाए तो कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कर देना रेडी स्टेट की जो वैल्यू है उसको। ठीक है, तो जो रेडी स्टेट है हमारा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर हम ओपन फंक्शन के बाद प्रिंट कर देंगे इसको। ठीक है, ओपन फंक्शन के बाद प्रिंट करने के बाद यहाँ पर हम ऑन रेडी स्टेट चेंज के अंदर रख देंगे इसे, और बाकी के कोड को हम कर देते हैं कमेंट। ठीक, इतना करने के बाद अब एक काम करते हैं, ब्राउजर पे आ जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज आ रही है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इतनी वैल्यूज आ कैसे रही है, तो देखिए जो पहली 0 वैल्यू है वो यहाँ की है। ठीक है, तो 0 कब होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बन चुका होता है। ठीक, यहाँ पे 1 कब होता है, जब हमारा ओपन फंक्शन कॉल हो चुका होता है। और यहाँ पे जो 2 3 4 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से प्रिंट होकर मिल रही है ऑन रेडी स्टेट चेंज की वजह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमने लिखा यहाँ पे एक बार है, लेकिन ये फंक्शन 3 बार कॉल हुआ है। जब रेडी स्टेट की वैल्यू 2 3 और 4 हुई है तब ये फंक्शन या इवेंट कॉल हुआ है। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज क्या होता है, एक इवेंट लिसनर होता है जो तब कॉल होगा जब भी रेडी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी। अब मान लीजिए अगर हमें जेसन के साथ काम करना है। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक फाइल है जिसका नाम है my-data.json। ठीक है, और इस फाइल के अंदर कुछ जेसन डेटा रखा हुआ है, तब हम क्या करेंगे। देखिए जेसन के बारे में हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो में पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जेसन क्या है, क्यों है, या उसके साथ किस तरीके से काम किया जाता है, जावास्क्रिप्ट या मान लीजिए PHP के साथ जेसन को किस तरीके से डील किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने जेसन में एक डेटा ले लिया है जहाँ पे हमने एक यूज़र का नाम, एज और सब्जेक्ट स्टोर करा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए इसे एक्सेस करना हुआ, तब हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि एजैक्स के थ्रू कभी जेसन डेटा आएगा तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंसोल डॉट लॉग्स हैं इनको हटा देते हैं हम, जहाँ पे हम रेडी स्टेट को प्रिंट करा रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे इसको अनकॉमेंट कर देते हैं इस ब्लॉक को, और यहाँ पे सबसे पहले फाइल का नाम हम चेंज करेंगे, तो इसका नाम लिख देते हैं my-data.json। और उसके अलावा यहाँ पे इस लाइन में कंटेंट डॉट इनर टेक्स्ट में हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले। ठीक है, ब्राउजर पे आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश। ठीक, अब देखिए होगा क्या, जैसे हमने क्लिक किया गेट डेटा पे तो यहाँ पे देखिए हमें किस तरह का डेटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये डेटा असल में ऐसा क्यों दिख रहा है पता है, क्योंकि ये जेसन डेटा है और जेसन का जो डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा, या आप कह सकते हो पार्स करना होगा इसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, अगर हमें इसको यूटिलाइज करना है। तो फिलहाल के लिए ये पूरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग के बिहाफ पर हम इसके साथ डील नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो लाइन लिखी हुई है दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है, इसको हम सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, यानी कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दो, और इस पूरे को एक फंक्शन के अंदर रख देंगे हम। ठीक है, जिसका नाम है जेसन डॉट पार्स फंक्शन। ठीक है, ये जो पार्स फंक्शन है ये करेगा क्या कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि जो जेसन का डेटा आ रहा है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अब डेटा वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इसके अंदर मान लीजिए आपको यूज़र नाम का इंडेक्स प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे सिंपली डेटा डॉट यूज़र लिख दीजिए और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है। इसके बाद एज लिख देंगे अगर, तो आपको एज देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके से जेसन डेटा फेच करा के प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आपको उसे सबसे पहले पार्स करना होगा जिससे वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर हमें इसी डेटा को पूरा दिखाना हो और एक लिस्ट के फॉर्म में दिखाना हो, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। हमने कहा लेट el इज इक्वल्स टू, el मीन्स एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे बैकटिक के अंदर हम एक ul टैग ले लेंगे। ठीक है, इस ul टैग के अंदर हमें ढेर सारे li टैग्स की जरूरत होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है तो 3 li टैग चाहिए हमें। ठीक है, और इन li टैग के अंदर डॉलर, इसके बाद यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे डेटा डॉट यूज़र, यानी कि डेटा वाले वेरिएबल में यूज़र वाले इंडेक्स को जो है एक्सेस करना। इसके बाद एज वाले इंडेक्स को एक्सेस करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट वाले इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे ये लाइन है, यहाँ पे जो इनर टेक्स्ट लिखा है ना, आपको इनर टेक्स्ट को करना क्या होगा, इसे कर देना होगा इनर HTML, क्योंकि हम कंटेंट किस टाइप का दे रहे हैं, HTML टाइप का है हमारा, बाकी इक्वल्स टू EL। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे और गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें एक लिस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसका फॉन्ट इतना ज़्यादा है क्योंकि ये H1 टैग के अंदर प्रिंट हो रही। अब मान लीजिए हमारे पास ढेर सारे यूज़र्स का डेटा होता, जैसे ये तो एक सिंगल यूज़र का डेटा हो गया, मान लीजिए पूरा एरे आ रहा होता। ठीक है, जिसमें मान लीजिए ढेर सारे यूज़र्स का डेटा होता, तो हमने एक एरे का ब्लॉक बना दिया। इसके अंदर हम करेंगे क्या कि इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 यूज़र्स का मान लीजिए डेटा आ रहा होगा, तब हम क्या करेंगे
ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, 1 2 और 3 डाल देते हैं। तो ये रहा पहले यूज़र का डेटा, फिर ये रहा दूसरे, और ये लास्ट में तीसरे यूज़र का डेटा। ठीक है, तो इतना डेटा आ रहा है हमारा एक एरे के ब्लॉक में। तो यहाँ पे ये वाली लाइन तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, सारा डेटा आके डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, जेसन फॉर्मेट का डेटा आएगा और कन्वर्ट होगा एक ऑब्जेक्ट में और स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हमने पुराने ईएल वाले वेरिएबल की जो भी वैल्यू थी उसको पूरा कमेंट कर दिया है और एक ऊपर नया ईएल वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू हमने फिलहाल के लिए ब्लैंक दी है। हमने कहा कि एक फॉर ईच लूप हम लगाएंगे, यानी कि जो डेटा नाम का वेरिएबल है वो फॉर ईच लूप के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे लूप की हेल्प से हम ट्रैवर्स करेंगे और हर एक एलिमेंट या आप कह सकते हो हर एक इंडेक्स को हम पास करेंगे। ठीक है, और उस इंडेक्स पे जो भी डेटा होगा उसे हम ईएल वाले वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें ये डेटा ऐड अप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बैकटिक के अंदर पूरा जो यूएल टैग है इसको रख देंगे हम, और यहाँ पे जो डेटा लिखा है इसको रिप्लेस कर देंगे हम एलिमेंट से। ठीक है, क्योंकि हर एक इंडेक्स को हम एलिमेंट नाम से इस टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, इतना हो गया और इस नीचे वाले कोड को हटा देते हैं। ठीक, और ये जो ईएल है इसको वैसे के वैसा ही रहने देना है क्योंकि लास्ट में हमें करना क्या है, ईएल को ही प्रिंट कराना है। ठीक है, ईएल के अंदर ही हमारा सारा डेटा है। अब एक काम करते हैं, ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने गेट डेटा पे क्लिक किया तो देखिए मल्टीपल यूजर्स का डेटा फेच होकर आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जेसन के थ्रू कोई एरे भी आ रहा है जिसमें ढेर सारा डेटा है तो आप एजैक्स के थ्रू इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लगता है धीरे धीरे करके, तो आपको जावास्क्रिप्ट को मजबूत करना होगा अपनी। अब हम एजैक्स को यूज़ करेंगे पीएचपी के साथ। तो यहाँ पे इस वक्त हम एजैक्स पीएचपी नाम के एक फोल्डर में हैं। यहाँ पे दो फाइल्स हैं हमारे पास, learn.php और mycss। इसको हमने वीएस कोड में यहाँ पे ओपन करके रखा है। बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्म है और एक टेबल है, और अगर हम ब्राउजर पे चलेंगे तो देखिए हमने इसको पहले से ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये रहा हमारा फॉर्म, इस पर थोड़ा CSS वगैरह लगी हुई है, इस वजह से इस तरीके से दिख रहा है। बाकी हमारी सिंपल सी टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। यहाँ पर हम गेट और पोस्ट दोनों मेथड की हेल्प से डेटा को सेंड करेंगे। उसके अलावा सेंड करने के बाद डेटा को किस तरीके से फेच करके दिखाना है एसिंक्रोनसली। ठीक है, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन को भी देखेंगे। और हमारा जो डेटाबेस है देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, टेस्टिंग नाम का एक डेटाबेस है हमारे पास। तो अब एक काम करते हैं, कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दो इनपुट फील्ड्स में हम एक आईडी दे देंगे। ठीक है, जैसे इसकी आईडी दे देते हैं यूज़र नेम और नीचे वाले की पासवर्ड। यहाँ पर हम आईडी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू फेच करने वाले हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही भेजेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे बटन को भी आईडी दे दी है हमने बीटीएन सबमिट करके। ठीक, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे। इसके बाद एक वेरिएबल लेंगे, जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वही सेम काम हमें यहाँ पे करना है। हमने एक एलिमेंट को एक्सेस कर लिया आईडी की बिहाफ पे। इसके बाद यहाँ पर हम इस पर फिर से एक इवेंट लिस्टर देंगे क्लिक नाम का, कि जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो एक फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे वहाँ पे हम रन एजैक्स को कॉल कर रहे थे, यहाँ पे इंसर्ट डेटा नाम का फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, अब डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट डेटा नाम का फंक्शन चाहिए। ठीक, डेटा इंसर्ट करने से पहले यहाँ पर हम चाहते हैं दो वेरिएबल्स लेना, जिसमें हम यूज़र नेम और जो पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड है उसको हम एक्सेस करवाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि अब इन दो वेरिएबल्स की हेल्प से हम इन दोनों फील्ड्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इंसर्ट डेटा नाम का। हमने कहा जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो तो XHR का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद ओपन फंक्शन कॉल करेंगे। हमने कहा इस बार हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है। ठीक है, इससे पहले अभी तक गेट रिक्वेस्ट मारी थी ना, अब पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं। हमने कहा crud.php पे मारेंगे हम। ठीक है, ये फाइल अभी हम क्रिएट करेंगे। उसके अलावा ट्रू यानी कि एसिंक्रोनसली मारेंगे। तो एक crud.php फाइल बना लेते हैं जहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक, इसके बाद हम सेंड फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमने कहा XHR.send फंक्शन। अब जब हम पोस्ट की हेल्प से डेटा भेजते हैं तो हमें सेंड फंक्शन के अंदर लिखना होता है जो भी पैरामीटर्स वगैरह पास करने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा यूज़र नेम इक्वल्स टू, इसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे और जो वेरिएबल है हमारा यानी कि यू नेम। ठीक है, यू नेम डॉट वैल्यू यानी कि यू नेम वाली इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है उसको भेज देना। उसके बाद प्लस लगाकर फिर से हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया। हमने कहा एंड पासवर्ड, एक और इंडेक्स पास करना पासवर्ड, और इसकी वैल्यू होगी पास डॉट वैल्यू यानी कि जो पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो पासवर्ड वाले इंडेक्स में आएगी। इसके बाद हमने एक और इंडेक्स कॉन्कैटिनेट कर दिया है इंसर्ट डेटा नाम का। ठीक है, जैसे हम सबमिट नाम का इंडेक्स जो है चेक कराते हैं वहाँ पे ना कि क्या सबमिट नाम का कोई इंडेक्स आया है तो कोई क्वेरी चलेगी, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम इंसर्ट डेटा नाम का एक इंडेक्स भेज रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हम। ठीक है, उसके बाद बीच में हमारा होता है ऑन रेडी स्टेट। ठीक है, और ये एक इवेंट लिसनर होता है हमारा जो चेक करेगा कि अगर रेडी स्टेट 4 है, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स आ गया है, सेंड फंक्शन कॉल हो चुका है। ठीक है,
और जो रिस्पॉन्स के बाद जो स्टेटस होता है हमारा HTTP का स्टेटस अगर 200 है, ओके है, तो कंसोल पे प्रिंट कर देना जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो, ठीक है। तो हम पूरा रिस्पॉन्स कंसोल पे प्रिंट करेंगे फिलहाल के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे जब भी हम पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं तो हमें एक रिक्वेस्ट हेडर भेजना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे xhr.set_request_header। हमने कहा हेडर का नाम है कंटेंट टाइप, ठीक है, कंटेंट डैश टाइप, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो है एप्लीकेशन स्लैश x माइनस www डैश फॉर्म डैश URL इनकोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है। अब अगर आप सोचेंगे कि हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, या ये याद है कि नहीं याद है, या कौन कौन सा हेडर हो सकता है कंटेंट टाइप में, तो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि जो आपका सेट रिक्वेस्ट हेडर है उसमें कंटेंट टाइप की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए कंटेंट टाइप, यहाँ पे जो टेक्स्ट स्लैश HTML भी आप भेज सकते हैं। कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये तब यूज़ किया जाता है जब आपको इमेजेस को सेंड कर रहा हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे कंटेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम वो है एप्लीकेशन स्लैश x माइनस www फॉर्म URL इनकोडेड। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल फॉर्म का डेटा आ रहा। बाकी यहाँ आप चाहो तो इसको हटाकर जो अभी हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो। तो चीज़ हमने सही लिखी थी। बाकी आपको कंटेंट टाइप अलग-अलग तरह के, जिस भी तरह का कंटेंट आपको सेंड करना है उस तरह का कंटेंट टाइप आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे हम CRUD.php में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर इंसर्ट डेटा नाम का इंडेक्स आ रहा है पोस्ट मेथड से, तो एक काम करना, उसको प्रिंट करा देना। तो यहाँ पर हम प्रिंट आर फंक्शन को यूज़ करेंगे डेटा को प्रिंट करने के लिए। तो $_ पोस्ट में जो भी डेटा होगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है आप सोचें कि CRUD.php में प्रिंट क्यों करा रहे हैं, हम रिस्पॉन्स तो दे ही नहीं रहे हैं कुछ, तो होगा क्या? तो ये चीज़ अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र में आकर हमने कंसोल विंडो को ओपन कर लिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी रैंडम आप डेटा दे दीजिए, ठीक है, सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे 404 पेज नॉट फाउंड की एरर आ रही है CRUD.php। यहाँ पे ये नाम हमने गलत लिखा हुआ है, ये कर्ड लिख दिया है, इसको CRUD कर देते हैं, ठीक है, CRUD। अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, फिर से डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए इस बार क्या हुआ, हमें एक एरे मिला, ठीक है। एरे में हमारे 3 इंडेक्स हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और इंसर्ट डेटा नाम के, और इनकी वैल्यूज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एजाक्स की हेल्प से हमने यहाँ पे अभी क्या किया, एक सिंपल सा डेटा भेजा पोस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो पोस्ट मेथड की हेल्प से हमने डेटा तो भेज दिया, लेकिन अब हमें क्वेरी वगैरह चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी प्रिंट करोगे या एको कराओगे, वो चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट होती है या एज अ रिस्पॉन्स जाती है जिस भी पेज से आप कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे PHP माई एडमिन से हम इंसर्ट क्वेरी को लाकर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेरी में थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं, जैसे कि जो आईडी है हमारी वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ पास करनी है, जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है, ठीक है। तो इंडेक्स आपको याद ही है, यूज़र नेम और पासवर्ड नाम का इंडेक्स हम वहाँ से सेंड कर रहे थे, तो उसी सेम चीज़ को यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे MySQL क्वेरी फंक्शन को। MySQL क्वेरी फंक्शन में हमें कनेक्शन पास करना होता है और क्वेरी। तो कनेक्शन के लिए हम ऊपर एक कॉन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और MySQL कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। तो जो डेटाबेस है हमारा, उसका नाम है हमारा टेस्टिंग, ठीक है। तो टेस्टिंग नाम के डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी जो क्वेरी चलेगी, हम इसको इफ ब्लॉक में रख देंगे, ठीक है। हमने कहा चेक करेंगे हम कि अगर क्वेरी सक्सेसफुली चल जाती है तो, ठीक है, क्या करना है, चाहे तो आप यहाँ पे एको करा दो कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ करके, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, आप इसको भी ट्राई आप कर सकते हो। यहाँ पर हमने कहा कि अगर क्वेरी चल जाती है तो एको करा दो 1, ठीक है। 1 का मतलब ट्रू होता है बूलियन, ठीक है। और उसके अलावा अगर नहीं चलती है तो फॉल्स, फॉल्स यानी कि 0। तो 0 और 1 के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, सबमिट पे क्लिक किया तो देखिए 1। तो यहाँ पे जितनी बार भी आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपकी क्वेरी चलेगी और डेटा सबमिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 रिसीव हो रहा है हमें। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान दें, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं पहले डेटाबेस में, तो देखिए 3 बार डेटा इंसर्ट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो फॉर्म का जो डेटा है वो क्लियर ही नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर्म जब सबमिट होता है नॉर्मली तो क्या होता है, हमारा फॉर्म का जो इनपुट होता है वो क्लियर हो जाता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या होगा, असल में हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनुअली इसे क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंड फंक्शन के बाद, ठीक है, जैसे ही डेटा सेंड हो जाए आपको लिखना होगा uname.value इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है, सिंगल कोट सिर्फ, ठीक। उसी तरीके से पास, ठीक है, पास डॉट वैल्यूज इक्वल्स टू ब्लैंक। तो इस तरीके से आपको इनकी वैल्यू नॉर्मली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ब्लैंक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब जो 0 और 1 हम सेंड कर रहे थे, हमने कहा कि एक वेरिएबल ले लो डेटा नाम का, नंबर फंक्शन के अंदर डिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट को रख दो।
यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा चेक करो इफ़ डेटा इक्वल्स टू 1, यानी कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है अगर उसकी वैल्यू 1 है तो एक अलर्ट दिखा देना डेटा इंसर्टेड नाम का, ठीक है, एल्स, ठीक है, वरना एक अलर्ट दिखा देना सर्वर डाउन करके, ठीक है। तो अब ये अलर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, डेटा इंसर्ट भी हो जाएगा, अलर्ट भी मिल जाएगी बिना पेज रिफ्रेश किए। तो इधर आ जाते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ भी डेटा दे दीजिए रैंडमली, सबमिट पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा इंसर्टेड लिख के आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश किया तो देखिए नया डेटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी बार भी आप यहाँ पे डेटा लिख के सबमिट करेंगे तो बिना पेज रिलोड हुए आपका डेटा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं एजैक्स के थ्रू। अब बात आती है कि जितनी बार भी हम नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हमें डेटा देखना भी है, ठीक है। और नॉर्मली भी हम चाहते हैं जैसे ही हम अपने वेब पेज को खोलें तो हमारा डेटा दिखे एजैक्स के थ्रू। तो डेटा को फेच कैसे करना है डेटाबेस से वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको कोई लोडर वगैरह दिखाना है तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था, आपको यहाँ पे एक इफ ब्लॉक इससे पहले लगाना होगा और इसमें चेक करना होगा कि अगर रेडी स्टेट की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आप लोडर का जो भी कोड है आप लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका लोडर देखने को मिलेगा आपको। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट डेटा नाम का फंक्शन एक बना लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही विंडो लोड होगी हमारी ये हमारे डेटा को लोड करेगा डेटाबेस से, ठीक है, एजैक्स के थ्रू। तो यहाँ पे सिंपली ऊपर जितना कोड लिखा हुआ है ये ना इंसर्ट वाला, इसी को हम कॉपी करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस बार हमें करना है गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये हेडर हटा देते हैं क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में हेडर लगाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो डेटा को हम यहाँ पे किस तरीके से नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, डील कर रहे थे ना, इसको आप कमेंट कर दीजिए फिलहाल के लिए। ये जो सेंड फंक्शन है इसको भी पूरा ब्लैंक कर दीजिए क्योंकि कोई भी पैरामीटर हमें पास नहीं करना है। यहाँ पे crud.php में हमने कहा जब जाना तो एक इंडेक्स ले जाना जिसका नाम होगा सेलेक्ट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू सेलेक्ट डेटा नाम का एक इंडेक्स जाएगा crud.php पे और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको सिंपली हम कराएंगे क्या console.log, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं crud.php वाली फाइल पे। यहाँ पे सिंपली जैसे हम पहले इंसर्ट डेटा के लिए इफ ब्लॉक लगाए थे सेलेक्ट डेटा के लिए लगा लेंगे और ऊपर जो क्वेरी थी उसको सेम पेस्ट कर देते हैं नीचे। यहाँ पे जो इंसर्ट क्वेरी है इसको बदल देंगे हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम। उसके अलावा यहाँ पे जो एको है इसको हटा देते हैं और जो मास्कुलाई क्वेरी फंक्शन है इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा हम एक रिजल्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और इसके बाद इसके अंदर एक वाइल लूप लगाएंगे जो हमारी हेल्प करेगा डेटा या आप कह सकते हो हर एक रो को फेच करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मास्कुलाई फेच असॉक फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं डेटा को फेच करने के लिए। तो वाइल लूप से पहले हम एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। हमने कहा कि जितने भी यूज़र्स का डेटा आएगा इसमें हम करेंगे क्या, कॉन्कैटिनेट करा लेंगे, ठीक है। हमने कहा डेटा डॉट इक्वल्स टू, यानी कि डेटा वाले वेरिएबल में जो भी स्टोर है उसमें ये चीज़ ऐड अप कर देना। क्या ऐड अप कर देना, एक टीआर टैग और इस टीआर टैग के अंदर ढेर सारे क्या, सिर्फ 2 टीडी टैग होंगे, ठीक है। और इन टीडी टैग में क्या होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि डेटाबेस से आएगा। तो हर एक यूज़र का एक टीआर टैग होगा या आप कह सकते हो हर एक यूज़र की एक रो होगी जिसमें उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से हम डेटा वाले वेरिएबल में मल्टीपल यूजर्स के डेटा को कॉन्कैटिनेट करा के स्टोर करा रहे हैं और यहाँ पे लास्ट में एको करा देंगे हम डॉलर डेटा को। अगर आपको इसका आउटपुट समझना है तो सबसे पहले हमें इसे कॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा नीचे विंडो डॉट ऑन लोड सेलेक्ट डेटा फंक्शन, ठीक है। तो जब भी विंडो लोड होगी तो सेलेक्ट डेटा फंक्शन कॉल हो। इसके बाद आ जाएंगे वेब ब्राउजर पे, इसको करेंगे रिफ्रेश तो देखिए कंसोल विंडो पे हमें ढेर सारे टीआर टैग मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ टीडी टैग है जिसमें यूजर का नाम और पासवर्ड दिखा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंसोल पे प्रिंट कर दिया। अब हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है टेबल में। तो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं। इस बार हम आपको दूसरा तरीका दिखाते हैं। यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट करने के बजाय हमने इस बार स्ट्रिंग टाइप 0 से ही कंपेयर कर दिया। जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो स्ट्रिंग टाइप तो था ही, ठीक है। तो उसको सिंपली हमने स्ट्रिंग से ही कंपेयर कर दिया। हमने कहा अगर वो 0 की इक्वल है तो इस तरह से अलर्ट देखने को मिलेगी हमें, वरना हम एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो एल्स में हम करेंगे क्या, सिंपली डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे हम टी बॉडी में एक काम करते हैं, जो टी बॉडी टैग है इसको एक आईडी दे देते हैं, ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे टी बॉडी नाम की ही हमने एक आईडी दे दी है। एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे ऊपर ही, ठीक है, एक टी बॉडी नाम का वेरिएबल ले लिया। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस टैग को एक्सेस करेंगे और उसी के इनर एचटीएमएल में, यानी कि उसी के अंदर हम ये जो एचटीएमएल का कंटेंट हमारे पास आ रहा था ना उसी को हम यहाँ पे बस डाल देंगे, ठीक है। हमने कहा टी बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल, उसमें एचटीएमएल डाल देना जो भी हमारे रिस्पॉन्स के तौर पे आ रहा था। तो देखिए ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे जब हम, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया डेटा एजैक्स के थ्रू।
लेकिन जब हम नया डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है, देखिए जैसे हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, तब हमें क्या करना पड़ रहा है, फिर भी पेज को रिफ्रेश करना पड़ रहा है डेटा को देखने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या है कि इससे पहले यहाँ पे जो इंसर्ट डेटा फंक्शन है, ठीक है, ये अलर्ट है, आप चाहे अलर्ट दिखाने से पहले चाहे अलर्ट दिखाने के बाद कहीं पे भी सेलेक्ट डेटा को कॉल कर लो। तो इससे क्या होगा, जैसे ही इंसर्ट डेटा कॉल होगा उसके बाद ही सेलेक्ट डेटा भी कॉल हो जाएगा। तो अब देखिए हम डेटा इंसर्ट करेंगे, इधर ओके किया, ठीक है, तो इधर देखिए हमारा जो डेटा है नया आ गया। ठीक है, तो आप जितना भी यहाँ पे डेटा इंसर्ट करोगे, ओके करोगे, देखिए डेटा आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से आपको डेटा को फेच करना है, किस तरीके से आपको डेटा को इंसर्ट करना है। अब बात आती है डेटा को अपडेट करने की, कि डेटा को किस तरीके से हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को चाहे कोलैप्स कर देते हैं, हमें इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आ जाते हैं crud.php पे। हम करेंगे क्या कि जो इंसर्ट वाला जो पोर्शन है, इफ ब्लॉक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे बस आपको अपडेट का डेमो दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया हमने अपडेट डेटा नाम का, और जो क्वेरी है हम आ जाएंगे php my admin पे और अपडेट क्वेरी को कॉपी करके इधर लाकर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आईडी को हटा देते हैं, हमें आईडी अपडेट नहीं करनी है। यूज़र नेम और पासवर्ड को अपडेट करना है, तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वही होगा जो $_ पोस्ट से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र नेम पास कर देंगे और नेक्स्ट इंडेक्स होगा हमारा पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड पास कर देते हैं। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे जो वेयर क्लॉज है, इसमें हम वेयर क्लॉज में जो वैल्यू होगी वो आईडी फिक्स दे देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हम नहीं चाहते यहाँ पे आईडी को हम बार बार यूज़र से लें। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बस आपको डेमो दिखाना है कैसे अपडेट क्वेरी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आईडी इज इक्वल्स टू कोई भी आईडी ले लीजिए, जैसे 4। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मली जैसे क्वेरी चलती है MySQL की वैसे ही चलेगी, सब कुछ होगा। यहाँ पे ये जो इंसर्ट वाला फंक्शन है एजैक्स का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर नीचे आ जाते हैं, इधर कर देंगे हम इसको पेस्ट। ठीक है, और इसका नाम चेंज कर देते हैं, इंसर्ट के बजाय कर देंगे अपडेट। ठीक है, तो अब हमें इस फंक्शन को कॉल कराना है। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी है हमें, जैसे सेलेक्ट डेटा, इसको वैसे ही रहने देना है, क्योंकि हर बार जब भी डेटा अपडेट होगा तो वापस से डेटा को रीफेच करना होगा हमें। ठीक है, खाली अलर्ट हमने चेंज कर दिया है और यहाँ पे जो लास्ट में इंडेक्स है, इंसर्ट डेटा को कर देते हैं अपडेट डेटा। ठीक है, जिससे हमारा जो क्रड में इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो, और हम चाहते हैं कि अब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट डेटा वाला फंक्शन कॉल हो। तो अब होगा क्या कि जब अपडेट डेटा वाला फंक्शन कॉल होगा तो दूसरे पेज पे यानी कि क्रड वाले पेज पे रिक्वेस्ट जाएगी, और वो यूज़र जिसकी आईडी 4, यहाँ पे वैसे 4 नाम की आईडी डेटाबेस में नहीं थी, ये मिस्टेक हो गई थी हमसे। ठीक है, तो इसको हम 15 कर देते हैं, 15 नाम की आईडी जिसके पास होगी उसका डेटा चेंज हो जाएगा। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद अलर्ट दिखी, ओके पे क्लिक किया तो देखिए हमारा डेटा चेंज हो गया। ठीक है, तो अब जो भी आप डेटा देंगे यहाँ पे देखिए अपडेट भी हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इस तरीके से एजैक्स के थ्रू हम डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, और यही सेम काम अगर हमें डिलीट के लिए करना होगा तो हमें फिर से क्वेरीज में थोड़ा बहुत चेंजेस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इफ़ को फिर से हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे ला कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो अपडेट लिखा है इसको कर देते हैं डिलीट। इसके बाद ये जो अपडेट क्वेरी है हमारी, इसको हटा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम। ठीक है, उसके अलावा वेयर आईडी इज इक्वल टू 15 वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम होंगी। यहाँ पे अपडेट डेटा नाम के फंक्शन के बजाय डिलीट डेटा नाम का फंक्शन चला देंगे और अपडेट की एक कॉपी बना लेते हैं, इधर नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब जब बटन कॉल होगा तो हम चाहते हैं डेटा डिलीट हो, तो यहाँ पे अलर्ट चेंज कर देते हैं और ये हटा देते हैं पूरा। ठीक है, इस बार हम यहाँ पे देखिए अपडेट डेटा के बजाय पास कर देंगे डिलीट डेटा। ठीक है, पोस्ट मेथड की हेल्प से। तो इधर आके रिफ्रेश करेंगे, अब बस सबमिट पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए डेटा आपका डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आप तो देखिए 15 नाम की जो आईडी थी वो यहाँ पे नहीं है अब। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए कोई और आईडी आपको देनी होगी, जैसे 15 को हटा दीजिए, इधर आके सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब डेटाबेस में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए डेटा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप गेट या पोस्ट मेथड को यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। एट लास्ट अब हम बात करेंगे कैसे एपीआई को कॉल किया जाता है एजैक्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम एजैक्स एपीआई नाम के फोल्डर में हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है लर्न नाम की, जिसको हमने वीएस कोड में ओपन करके रखा है। ठीक है, उसके अलावा वेब ब्राउज़र पे भी ये ओपन है। यहाँ पर जो पहली एपीआई है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है डॉग एपीआई। यहाँ पर डॉग एपीआई करेगा क्या कि रैंडम इमेजेस देगा हमें डॉग्स की। ठीक है, तो जितनी बार भी यहाँ पर हम फैच पे क्लिक करेंगे तो ये जो यूआरएल है हमारा जो दिया हुआ है, ये हमको हर बार एक रैंडम इमेज देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज का एड्रेस है वो दिखा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो कि एपीआई नाम की दूसरी एपीआई है जिसको हम ट्राई करने वाले हैं,
जो हमें रैंडम जोक देगा अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इन 2 वेबसाइट्स पे आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूआरएल आपको दिख ही रहा है ऊपर। उसके अलावा हम शुरू करते हैं सबसे पहले डॉग एपीआई से। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और वापस आ जाएँगे वीएस कोड पर। ठीक, तो सिंपली हमें चाहिए एक बटन जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें डेटा मिलेगा। उसके अलावा एक डिव चाहिए जिसकी हम कुछ आईडी दे देते हैं जैसे डेटा नाम की। ठीक है, इससे क्या होगा, हम इस डिव के अंदर ही सारा डेटा प्रिंट करेंगे या एको करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बटन को भी एक आईडी दे देते हैं बीटीएन, और यहाँ पे करेंगे क्या, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बीटीएन। बीटीएन नाम का जो बटन है उसको आईडी की भी यहाँ पे एक्सेस करो और उस पर एक इवेंट लिस्नर डाल दो। इवेंट लिस्नर क्लिक, और जब भी ये क्लिक होगा तो रन एजैक्स नाम का एक फंक्शन कॉल हो। ठीक है, और ये रन एजैक्स में जैसा हमने इससे पहले अभी तक किया है सेम वही काम होगा। एक्सएचआर का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। इसके बाद यहाँ पर ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे। ओपन फंक्शन में इस बार हम करेंगे क्या, सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट हमें मारनी है। इसके बाद यूआरएल पेस्ट कर देते हैं अपना। इसके बाद टू पास कर देंगे क्योंकि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी। फिर सेंड फंक्शन कॉल करेंगे। सेंड फंक्शन और ओपन फंक्शन के बीच में ऑन रेडी स्टेट काम करेगा। तो ऑन रेडी स्टेट क्या करेगा, एक फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर रेडी स्टेट 4 है और जो हमारा स्टेटस है वो 200 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेटा, जो डेटा नाम की डिव है उसको हम एक्सेस करेंगे और उसकी इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल में हम रिस्पॉन्स को डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जेसन का जो भी डेटा आएगा हमें डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ब्राउज़र पे आके गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें ये डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो जितनी बार भी हम क्लिक करेंगे हमें अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, उसके अलावा अलग अलग डेटा हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम जानते हैं कि यहाँ पे अभी जेसन का डेटा आ रहा, तो इसको हम पार्स मेथड की हेल्प से हम कन्वर्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया है डेटा नाम का, हमने कहा जेसन डॉट पार्स फंक्शन में दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट को डाल दो। ठीक है, तो जेसन कन्वर्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। अब जब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो हम इसके किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैसेज और स्टेटस नाम का इंडेक्स है। ठीक है, तो हमने कहा इफ़ डेटा डॉट स्टेटस, अगर डेटा में स्टेटस नाम का जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू सक्सेस है। ठीक है, तो क्या करना, तो एक काम करना, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट वाली आईडी है इसको हम कट करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़े से चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे हम डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, जो मैसेज की वैल्यू होगी यानी कि जो इमेज का यूआरएल होगा वो दिखने लगेगा। तो ब्राउज़र पे आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और जब गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे यूआरएल दिख रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पे हमें यूआरएल के बजाय इमेज दिखाना हो, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, एक इमेज टैग ले लेते हैं, इसमें हम एसआरसी को ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे इसकी आईडी दे देते हैं इमेज। उसके अलावा यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं, विद यहाँ पे हम दे देते हैं 500 पिक्सल। अब यहाँ पे जो गेट एलिमेंट बाई आईडी में हम डेटा लिख रहे थे इसकी जगह पे इमेज कर देंगे। उसके अलावा इनर एचटीएमएल के बजाय एसआरसी कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो इमेज टैग है उसकी एसआरसी में नया-नया यूआरएल ऐड अप होता जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें हर बार नई इमेज देखने को मिल रही। तो कुछ इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एजैक्स को यूज़ करते हैं और एपीआई को कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड एपीआई है जोक एपीआई, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो यूआरएल है इसमें हमें कैटेगरीज़ पास करनी होती है। तो इसकी वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पे एनी इमेज प्रोग्रामिंग वगैरह। ठीक है, इसको हम पास करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें स्लैश के बाद यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज़ हैं उसे पास करना है। तो एनी नाम की सबसे पहले वैल्यू हम पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक हम करेंगे कमेंट आउट, और इसके ऊपर एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेटा। ठीक है, डेटा नाम की जो डिव है उसको हम एक्सेस करेंगे। उसके अंदर हम बस सिंपल डेटा को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल एपीआईज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है और इनको हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे जो बिगिनर है, ठीक है, उसको समझ में आ जाए कि किस तरीके से एपीआई को कॉल करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जब क्लिक किया तो हमें एक जोक देखने को मिल रहा। जोक क्या है, ये असल में जेसन डेटा है जहाँ पे जोक और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, यहाँ पे कैटेगरी वगैरह भी दी है कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है ये जोक। तो इस तरीके से ये जो एपीआई है काम करती है। अगर आपको कोई और कैटेगरी के जोक चाहिए होंगे तो यहाँ पे उसको पास कर देंगे आप, जैसे प्रोग्राम में हमने पास किया है, और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए गेट डेटा पे जब हम क्लिक करेंगे तो प्रोग्रामिंग कैटेगरी के हमारे पास जोक्स आएंगे। उसके अलावा आप इसको ब्यूटीफाई करके पूरा कार्ड्स के फॉर्म में जोक्स को दिखा सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट को थोड़ा-सा और एनहांस करके यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन वगैरह आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आई होप आपको एजैक्स किस तरीके से यूज़ करना है आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको अब भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।